हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास की वीडियो श्रृंखला शुरू करी है और ये हमारा जो लेक्चर नंबर 8वां है। ठीक है, हमारा जो लेक्चर नंबर 8वां, इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो 7 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं नहीं देखिएगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ का पूरा प्राचीन इतिहास एकदम डिटेल में कवर कराया गया है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो हम लोग आज छत्तीसगढ़ का वीडियो श्रृंखला का आठवें नंबर का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और मैं आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास की एक झलक भी दूंगा। ठीक है, कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आप लोग अगर इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेगा तो आने वाले दिनों में मैं आप लोग के लिए और नई नई क्लासेज की कक्षाएं लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से निःशुल्क पढ़ा के दिया जाएगा और बेस्ट कंटेंट के साथ। और जो कंटेंट दिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग लगाइएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा तो मुझे पर्सनल टेलीग्राम में मैसेज करके शिकायत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोग को इस चैनल में सब कुछ निःशुल्क दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, जो लोग ट्यूशन नहीं कर पाते उन लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को शेयर करिए, ताकि हर किसी को इसके साथ हर किसी के पास शिक्षा पहुंच सके। ठीक है, ये क्योंकि यह एक पहल के थ्रू स्टार्ट किया गया, ना कि कोई बिजनेस है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम लोग आज जो स्टार्टिंग करेंगे वो बाणवंशी शासक से स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट 7वें नंबर के वीडियो में सिरपुर के पांडु वंश तक का पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन थे वहाँ तक का पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो पुराने वीडियो देख लीजिए, अपलोडेड हैं, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक कड़ी जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप लोगों को बेस क्लियर रहेगा तो आगे पढ़ने में और मज़ा आएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। फिर जब मध्यकालीन जब इतिहास पढ़ेंगे तब तो मज़ा ही आएगा। ठीक, आप लोग खुद जानते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। तो चलो हम लोग आपसे स्टार्ट करते हैं। बाणवंशी शासक के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में बाणवंश शासक की स्थापना कब हुई थी। 9वीं शताब्दी में हुई थी। सन से कोई मतलब नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? मल्लदेव थे। इनके संस्थापक कौन थे? मल्लदेव थे। इनका पूरा नाम क्या था? महामंडलेश्वर था। इनका पूरा नाम क्या था? महामंडलेश्वर मल्लदेव इनका पूरा नाम था। और ये क्या थे? तो बाणवंश के संस्थापक थे। और बाणवंश में एक प्रतापी राजा हुए तो उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य नाम था। विक्रमादित्य बाणवंश के एक प्रतापी राजा थे, उनका क्या नाम था? विक्रमादित्य नाम था। और विक्रमादित्य के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो विक्रमादित्य ने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? शिव मंदिर बनवाया था। शिव मंदिर बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था? पाली में बनवाया था। तो पाली कहाँ पड़ता था? पाली कोरबा में पड़ता है। ठीक है, तो इसको चीज़ याद रखिए। तो मैंने वही लिखा है, विक्रमादित्य ने एक पाली में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम। आप लोगों को कोई टेंशन की लेने की, जाजल देव प्रथम कहाँ से आया? तो जब हम लोग कलचुरी शासक पढ़ेंगे तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, तो जाजल देव प्रथम, ये पूरा लिंक के थ्रू मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो बस आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि जो पाली का जो शिव मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जाजल देव प्रथम ने करवाया था। इसका एक ट्रिक बना लीजिए, जेपी जेपी करके है, जेपी करके है। जे से जाजल देव प्रथम हो गया और पी से पाली का शिव मंदिर हो गया। आराम से यार जेपी याद रखिए, जाजल देव प्रथम और पी से पाली का शिव मंदिर जीर्णोद्धार करवाया था। मेरे को याद है, मैं बता दिया आपको। ठीक है, और इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है? पांडुवंश, जब पांडुवंश समाप्त हुआ था तो बाणवंश शासक था। मतलब जब पांडुवंश जब समाप्त हुए तो बाणवंशी शासक आए और कोरबा के पाली नामक मंदिर के, जो कोरबा में जो पाली का जो शिव मंदिर था उसके गर्भगृह में एक लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद और देखते और क्या फैक्ट मिलते हैं। तो कलचुरी शासक शंकरगण द्वितीय मुक्त तुंग, जो कलचुरी शासक जो आपको कलचुरी शासक को हेय वंश भी बोलते हैं, त्रिपुरी के कलचुरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जो शंकरगण द्वितीय मुक्तुंग थे, मैं आप लोग को एक बात ये बताना चाहता हूँ। अभी आप लोग सिर्फ ये नाम को याद कर लीजिए, जब हम लोग कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरे
कलचुरी वंश का आरंभ से लेकर लास्ट तक का पूरा बताऊंगा कि कौन बंदा कहाँ से आया, क्यों आया, किसने पहले आक्रमण किया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आप लोग ये याद कर लीजिए कि शंकरगण द्वितीय मुक्ततुंग ने पाली को जीता था। शंकरगण द्वितीय मुक्ततुंग ने किसको जीता था? तो पाली के क्षेत्र को जीता था। और पाली कहाँ पड़ता था? कोरबा में पड़ता था। ठीक है, कोरबा के क्षेत्र को जीता तथा अपने भाई को इस क्षेत्र का महामंडलेश्वर बना दिया। ठीक है, महामंडलेश्वर बना। इस तरह मतलब दक्षिण कौशल में कलचुरी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह दक्षिण कौशल में कौन सी वंश की स्थापना हुई? तो कलचुरी वंश की स्थापना हुई। कलचुरी वंश की स्थापना दक्षिण कौशल में किसने की थी? तो शंकरगण द्वितीय मुक्ततुंग ने की थी। ये चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है CGPSC में। ठीक है, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी दक्षिण कौशल में? तो शंकरगण द्वितीय मुक्ततुंग ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक वंश और आते हैं, कौन से आते हैं? मैकल के सोमवंश आते हैं। ठीक है, मैकल के सोमवंश या मैकल के पांडु वंश भी बोला जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी अमरकंटक। ठीक है, और इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जो राजधानी के बारे में जो जानकारी मिली है कहाँ से मिली? तो भरत बल के ब्राह्मणी ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी मिली। भरत बल कौन थे? तो इस वंश के शासक थे। ठीक है, जो भरत बल थे वो इस वंश के शासक थे। देख लीजिए, अभी आएंगे आगे चल के। ठीक है, और इस वंश में कौन कौन शासक थे? तो जयबल थे, वत्सराज थे, नागबल थे, भरत बल थे और सुरबल थे। इस वंश के प्रथम शासक कौन थे? जयबल थे। अंतिम शासक कौन थे? सुरबल थे। और जो इस वंश के अंतिम शासक का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मल्हार के ताम्रपत्र से मिलता है इस वंश के अंतिम वंश के शासक की जानकारी। फिर इसके बाद एक वंश और आते हैं, कौन से वंश आते हैं? तो उड़ीसा के सोमवंश आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वंश है, बस आप लोग एक एक फैक्ट में दो बार तीन बार पढ़ लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, 2-3 वंश में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो उड़ीसा के जो सोमवंश थे, उड़ीसा के सोमवंश की एक उपाधि थी, क्या थी? त्रिलिंगाधिपति उपाधि थी। ठीक है, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि थी। और ये त्रिलिंगाधिपति का मतलब क्या होता है? तो जो इस वंश के जो लोग थे ये स्वयं को कौशल, उत्कल और कलिंग का स्वामी मानते थे। जो कौशल, इस वंश के जो लोग थे स्वयं को कौशल, ठीक है, कौशल, कलिंग और उत्कल, कौशल, कलिंग और उत्कल का स्वामी मानते थे। इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी सिरपुर थी और क्या थी? यतीन नगर थी। ठीक है, ये ता है, यतीत नगर थी या यतीत नगर थी। ठीक है, यतीत नगर थी। याद थोड़ा नाम भी कठिन है, याद करिएगा। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? इस वंश के संस्थापक कौन थे? शिवगुप्त थे। ठीक है, इस वंश के संस्थापक शिवगुप्त थे। और अंतिम शासक कौन थे? उद्योग केसरी थे। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे? उद्योग केसरी थे। इस चीज को भी याद रखिएगा, एक एक दो बार पढ़ते जाइएगा, फैक्ट है, पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। सोमवंशी शासक महाभवगुप्त ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको, त्रिलिंगाधिपति का मतलब क्या होता है? इन्होंने कौशल, कलिंग और उत्कल का स्वामी मानते थे स्वयं को, इसलिए इन्होंने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये सब वही चीज मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये स्वयं को कौशल तथा कलिंग तथा उत्कल का स्वामी मानते थे, इसलिए इन्होंने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर इसके बाद कौन से आते हैं? कांकेर के सोमवंश आते हैं। कांकेर के सोमवंश देखा जाए तो थोड़ा छत्तीसगढ़ में मिडिवल हिस्ट्री का भाग आता है, लेकिन हम लोग इसको प्राचीन में लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, कांकेर के जो सोमवंश है, कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक थे कौन थे? सिंह राज थे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? कोरिलेट कर लेंगे। कांकेर को बना दिया कंकर, और कंकर से अपन कभी सिंह को नहीं मार सकते। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक लॉजिक टाइप का याद कर लीजिएगा, कंकर से कभी भी सिंह मतलब शेर को नहीं मार सकते। तो ये हो गया कांकेर के सिंह राज, इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और कांकेर का इस वंश के नाम में प्राचीन नाम क्या था? तो काकर था। ठीक है, काकरा था इस वंश का प्राचीन नाम। ठीक है, क्या था? काकरा नाम था इस वंश का। काकरे ये हो जाएगा काकरे। ठीक है, कांकेर का जो प्राचीन नाम था क्या था? काकरे था। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, नोट कर लीजिएगा, काकरे। और इस वंश के और अन्य शासक कौन से थे? तो व्यागराज थे, वोपदेव थे, कर्णराज थे, जिनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सिहावा ताम्रपत्र से मिलती है। कृष्णराज थे और सोमदेव थे। कांकेर के
इस शासक भानुदेव का एक लेख मिलता है, जो कांकेर के जो इस शासक भानुदेव का लेख मिलता है। इस वंश ने कलचुरी संवत का आरंभ किया था। जो इस वंश के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, कलचुरी संवत का प्रारंभ किया था, कलचुरी संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है, कलचुरी संवत मतलब 248 कुछ था इस टाइप का। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, कलचुरी संवत 248। ठीक है, कलचुरी संवत 248 का प्रारंभ किस वंश के लोगों ने किया था, तो कांकेर के सोम वंश ने किया था। ठीक है, इसी को अपन त्रैकुटक संवत का भी, त्रैकुटक संवत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इस वंश की जानकारी कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से मिलती है। ठीक है, इस वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास था यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट रहेगा कोई भी बुक से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा और अपना डाउट क्लियर कर लेगा। फिर भी नहीं किया तो टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्राचीन इतिहास था इसका एक पूरा सार के रूप में देखा जाता है कि कौन से शासक ने कौन सा शहर बसाया, कौन सी उपाधि धारण की। तो मैं आपको एक एक लाइन में बताना चाहता हूँ, आप लोग देखते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है, इसके जो मुख्य शासक थे, जो प्राचीन इतिहास में जो भी मुख्य शासक थे उन्होंने कुछ कुछ नगर बसाए थे। ठीक है, तो देखते हैं। जो प्रसन्न मात्र थे, प्रसन्न मात्र जो सरभपुरी वंश के शासक थे उन्होंने कौन सा नगर बसाया, तो मल्हार नगर बसाया। ठीक है, कहाँ बसाया, तो नीलम नदी के किनारे बसाया। ठीक है, और जो दुर्गराज थे, दुर्गराज ये भी सरभपुरी शासक थे, इन्होंने दुर्ग नगर बसाया। और सुखदेव राज थे, इन्होंने ये भी सरभपुरी वंश के शासक थे, इन्होंने क्या बसाया, सिरपुर नगर बसाया। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्रबल आते हैं, इंद्रबल ने एक नगर बसाया खारोद। खारोद कहाँ पर था, जांजगीर चांपा। और किस वंश के थे, तो पांडु वंश के थे। किस वंश के थे, तो पांडु वंश के थे। और जो रत्नदेव प्रथम है, ये जो रत्नदेव प्रथम, ये कलचुरी वंश के शासक थे। हम लोग इसको आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे कलचुरी वंश, जाजल देव प्रथम, तखत सिंह के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। आज तक आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम ने कौन सा नगर बसाया, तो रत्नपुर नगर बसाया। ठीक है, फिर जाजल देव ने कौन सा नगर बसाया, जांजगीर नगर बसाया। तखत सिंह ने कौन सा बसाया, तखतपुर बसाया। राज सिंह ने कौन बताया, राजपुर, या जूना नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और रामचंद्र देव जो रायपुर नगर का बसाया, जो रायपुर के कलचुरी थे। ठीक है, और कुछ उपाधि थी, कौन कौन से शासक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, जो त्रिलोंगाधिपति, तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, सोमवंशी शासक ने धारण की थी त्रिलोंगाधिपति की उपाधि धारण। सोमवंशी शासक ने त्रिलोंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। फिर सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की, तो पांडु वंश के शासक और पृथ्वीदेव प्रथम जो कलचुरी वंश के शासक थे उन्होंने धारण की थी। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ शासक एक ही नाम से उपाधि धारण करेंगे। जैसे पांडु वंश के शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, फिर मध्यकालीन इतिहास में पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करेगी। ठीक है, फिर भोगतीपुरेश्वर, ये छिंदक नागवंशी शासक ने उपाधि धारण की थी। परम महेश्वर, महाशिव गुप्त पांडुवंश, और ये परम भागवत पांडुवंशी शासक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग को छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कवर्धा के फनी नागवंश। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कलचुरी राजवंश। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी वंश। फिर उसके बाद अपन छिंदक नागवंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद काकती वंश पढ़ते पढ़ते तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस वंश के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। जो कवर्धा के फनी नागवंश की जो समय काल था, कब से कब तक था, तो 11वीं से 14वीं शताब्दी तक था। ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी था। और इनका जो क्षेत्र था कौन सा था, कवर्धा था। ठीक है, कवर्धा था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलचुरी पढ़ेंगे। और मैं आपको कलचुरी के बारे में एक सबसे अच्छी बात ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासक किया था, तो कलचुरी वंश ने शासक किया था। कब से कब तक किया था, तो 1000 से लेकर 1757 ईस्वी तक किया था। ठीक है, फिर उसके बाद रायपुर के कलचुरी वंश पढ़ेंगे 1300 से 1753 ईस्वी तक। फिर इसके बाद छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद काकती वंश के बारे में पढ़ा। और आपको जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वंश
छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासक किया था, तो कलचुरी वंश ने किया था। उसी तरह बस्तर में किस वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासक किया था, तो काकती वंश के लोगों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासक किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस्तर संभाग में बस्तर में किस वंश के शासक ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, तो काकती वंश के लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये मध्यकालीन इतिहास की आप लोगों को एक झलक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे फनी नागवंश से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कलचुरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रायपुर के कलचुरी पढ़ेंगे, फिर छिंदक नागवंश पढ़ेंगे, फिर काकती वंश का पढ़ते पढ़ते हम लोग छत्तीसगढ़ का मिडिवल हिस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और मैं आप लोग को एक आश्वासन यह दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा छत्तीसगढ़ फ्री में पढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर वीडियो आने में लेट होगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि थोड़ा मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। बस मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।